देखिए भौतिक अवस्था, देखिए शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं। देखिए बच्चों क्या होता है कि शुद्ध अवस्था में जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो रंगहीन होते हैं, परंतु ब्रोमाइड तथा आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं। तो देखिए क्या है कि ब्रोमाइड और जो आयोडाइड है वो अगर प्रकाश के संपर्क में आ जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं, रंगीन हो जाते हैं। ठीक है, देखिए आगे मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड तथा कुछ क्लोरोफ्लोरोमेथेन कमरे के ताप पर गैस के रूप में होते हैं, जबकि उच्च सदस्य द्रव अथवा ठोस होते हैं। क्लियर है? चले आगे, आगे देखिए अब हम बात करेंगे दूसरे भौतिक गुण की जो है गलनांक एवं क्वथनांक। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, एल्किल हैलाइड सामान्यतः ध्रुवीय होते हैं। भाई हमें पता है कि एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। भाई हम लोगों ने पढ़ा है कि एल्किल हैलाइड में क्या होता है, कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बंध है वो ध्रुवीय होता है, और ध्रुवीय होने के कारण जो हैलोजन है उस पर तो आंशिक ऋणावेश होता है और जो कार्बन है उस पर आंशिक क्या होता है, धनावेश होता है। ठीक है, तो देखिए आगे एल्किल हैलाइड सामान्यतः ध्रुवीय होते हैं, उच्च ध्रुवंता तथा जनक हाइड्रोकार्बन की तुलना में उच्च आणविक द्रव्यमान होने के कारण हैलोजन व्युत्पन्नों में प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल होते हैं। तो देखिए बच्चों क्या है कि भाई इनकी उच्च ध्रुवंता होने के कारण जनक हाइड्रोकार्बन की तुलना में उच्च आणविक द्रव्यमान होने के कारण क्या होता है, इनमें प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। और इसी कारण देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसी कारण इनके क्वथनांक समान द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों के क्वथनांकों की तुलना में क्या होते हैं, अधिक होते हैं। तो कारण समझ में आया भाई, इसका कारण क्या है, एक तो है उच्च ध्रुवंता, और उच्च ध्रुवंता होने के कारण इनमें प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल होते हैं, और प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल होने के कारण इनके क्वथनांक भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। चले अणुओं का आकार, द्रव्यमान तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर अंतरा आणविक आकर्षण बल की प्रबलता बढ़ती है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे अणुओं का आकार बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, तो अंतरा आणविक आकर्षण बल भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, बल की प्रबलता बढ़ती जाती है। कहने का मतलब है अणुओं का आकार, द्रव्यमान तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर अंतरा आणविक आकर्षण बल की प्रबलता में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। आगे देखिए समान एल्किल समूह युक्त एल्किल हैलाइडों के क्वथनांकों का क्रम। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अगर एल्किल समूह समान हो तो उस परिस्थिति में एल्किल हैलाइडों के क्वथनांकों का क्रम देखिए, तो सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा, एल्किल आयोडाइड का। किसका, एल्किल आयोडाइड का। और सबसे कम क्वथनांक किसका होगा, एल्किल फ्लोराइड का। तो देखिए बच्चों ये क्या है, ये इनके क्वथनांकों का क्रम है, जबकि एल्किल समूह क्या है, समान है। यानी जब एल्किल समूह समान है तब ये क्वथनांक का क्या होगा, क्रम होगा। सबसे ज्यादा एल्किल आयोडाइड का, फिर एल्किल ब्रोमाइड का, फिर एल्किल क्लोराइड का, फिर एल्किल फ्लोराइड का। क्लियर है? चलिए आगे समावयवी हैलो एल्केनों में श्रृंखला बढ़ने पर क्वथनांक कम हो जाते हैं। देखिए बच्चों ये चीज ध्यान देने वाली है कि जैसे जैसे श्रृंखला बढ़ती है, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे समावीय हैलो एल्केनों में श्रृंखला बढ़ती है तो श्रृंखला बढ़ने पर क्वथनांक क्या हो जाते हैं, कम हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अणु का पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिससे अंतराणुक आकर्षण बल कम हो जाते हैं। अतः हैलोजन परमाणु समान होने पर समावयवी हैलो एल्केनों के क्वथनांक का क्रम निम्न होता है। तो देखिए बच्चों ये कहा जाता है कि जैसे जैसे श्रृंखला बढ़ती जाती है, या ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे श्रृंखला में शाखाएं बढ़ती जाती है तो उसके साथ साथ क्वथनांक में क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर हम लोग समावयवी हैलो एल्केनों की बात करें तो देखिए सबसे ज्यादा अगर क्वथनांक होगा वो इसका होगा। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा क्वथनांक होगा, इसके बाद इसका होगा और फिर इसका होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम इस कंपाउंड की बात करें, ये क्या है, ये नॉर्मल
ब्रोमोब्यूटेन है, भाई नॉर्मल ब्रोमोब्यूटेन है। और इसके लिए क्वथनांक देखिए कितना है केल्विन में, 375 है। इसकी अगर हम लोग बात करें इस कंपाउंड की, तो ये कंपाउंड क्या हो गया हमारा, ये हो गया 2 ब्रोमोब्यूटेन। क्या हो गया, 2 ब्रोमोब्यूटेन हो गया। और इसके लिए क्वथनांक देखो ये हो गया, ठीक है। और इस कंपाउंड की हम लोग बात करें तो ये कंपाउंड हमारा क्या हो गया, ये कंपाउंड हो गया हमारा 2 मेथिल प्रोपेन। क्या हो गया, ये हो गया 2 मेथिल प्रोपेन हो गया। और देखिए इसके लिए जो क्वथनांक है वो कितना हो गया, 346 केल्विन। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे हम इधर से इधर जा रहे हैं क्वथनांक में कमी आ रही है। क्वथनांक में कमी क्यों आ रही है, क्योंकि इनमें श्रृंखलाओं में क्या हो रही है, वृद्धि। यानी जो श्रृंखला है इसकी मेन श्रृंखला, उसमें शाखाएं बढ़ रही है। क्लियर है। तो जैसे जैसे श्रृंखला बढ़ती है क्वथनांक में कमी आती जाती है। चलिए आगे। समावयवी डाइहेलोबेंजीन के क्वथनांक लगभग समान होते हैं, परंतु पैरा समावयवी ऑर्थो तथा मेटा समावयवियों की अपेक्षा उच्च गलनांक के होते हैं। देखिए मुझे ध्यान देने वाली बात है कि जो समावयवी डाइहेलोबेंजीन होते हैं उनके क्वथनांक लगभग समान होते हैं, लेकिन जो पैरा समावयवी है, अगर हम पैरा समावयवी की बात करें तो ऑर्थो तथा मेटा की तुलना में ये उच्च गलनांक की होता है। देखिए क्यों, क्योंकि पैरा समावयवी की सममित संरचना होती है। वो इसकी संरचना कैसी होती है, सममित होती है, जिससे यह ऑर्थो तथा मेटा समावयवियों की तुलना में क्रिस्टल जालक में अधिक समायोजित होता है। कहने का मतलब है सममित संरचना होने के कारण क्या होता है, ये क्रिस्टल जालक में अधिक समायोजित होता है, और इसी कारण से जो पैरा व्युत्पन्न है वो क्या होता है, उच्च गलनांक की होता है। क्लियर है। चलें आगे। देखिए इधर देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये ऑर्थो व्युत्पन्न है, यानी ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है, ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। अब आप इनके क्वथनांक देखेंगे। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर क्वथनांक की बात करें केल्विन में 453, 446, 448, ठीक है, यानी क्वथनांक लगभग समान है। लेकिन अगर हम गलनांक की बात करें इनकी, तो देखिए इसका गलनांक क्या है, 256, यानी ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक 256, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक 249 है, और इसका देखिए 323। तो आप लोग क्या देखेंगे कि जो ये पैरा व्युत्पन्न है, ये जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, इसका गलनांक ज़्यादा है, यानी ये उच्च गलनांक की होता है। और कारण क्या है, कारण है इसकी सममित संरचना। क्लियर है। चलें आगे। आगे देखिए, अब तीसरा हम लोग बात करेंगे घनत्व के बारे में। देखिए तीसरा भौतिक गुण है घनत्व। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, एल्किल, ब्रोमाइड, आयोडाइड तथा पॉलीक्लोरो यौगिक जल की तुलना में भारी होते हैं। भाई जल की तुलना में क्या होते हैं, भारी होते हैं। कार्बन परमाणुओं की संख्या, हैलोजन परमाणुओं की संख्या तथा हैलोजन परमाणु का द्रव्यमान बढ़ने से घनत्व बढ़ता जाता है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है, हैलोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है, या हैलोजन परमाणु का द्रव्यमान बढ़ता जाता है, घनत्व में भी क्या होती जाती है, वृद्धि। तो देखिए अगर R समान है, यदि एल्किल समूह समान है, तो देखिए घनत्व देखिए सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होगा, एल्किल आयोडाइड का। किसका होगा, एल्किल आयोडाइड का। और सबसे कम घनत्व होगा एल्किल फ्लोराइड का। तो देखिए ये इनके घनत्व का बढ़ता क्रम है। और यदि हैलोजन समान है, यदि X समान है, तो घनत्व का क्रम देखिए, तो घनत्व का क्रम ये होगा। सबसे ज़्यादा किसका होगा, हेलोब्यूटेन का। किसका, हेलोब्यूटेन का, फिर हेलोप्रोपेन का, फिर हेलोएथेन का, और फिर हेलोमेथेन का। यानी कहने का मतलब है कि अगर X समान है तो इनका क्रम इस तरीके से होगा। सबसे ज़्यादा होगा हेलोब्यूटेन का, फिर हेलोप्रोपेन का, फिर हेलोएथेन का, फिर हेलोमेथेन का। क्लियर है, आई बात समझ में। चलिए आगे। विलेयता। देखिए इसका जो नेक्स्ट भौतिक गुण है वो क्या है, विलेयता के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हेलो एल्केन जल में अल्प विलेय होते हैं। देखिए जो हेलो एल्केन है जल में अल्प विलेय होते हैं, जबकि कार्बन हैलोजन बंध ध्रुवीय होता है। भाई हमें पता है कि कार्बन हैलोजन जो बंध है वो ध्रुवीय होता है, तो भी इनकी जल में विलेयता कम होती है। भाई ऐसा क्यों होता है, देखिए क्योंकि हेलो एल्केन को जल में घुलने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए बच्चों, हेलो एल्केनों को जल में घोलने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे क्या हो भाई, हेलो एल्केन के बीच के बंध को तोड़ा जा सके, और जो जल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध है उसको भी तोड़ा जा सके। और इसके कारण क्या होती है, कम ऊर्जा बाहर निकलती है। ठीक है, तो देखिए जिससे कि हेलो एल्केन के अणुओं के मध्य आकर्षण तथा जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध को
तोड़ा जा सके। ठीक है, अब देखो क्या होता है, आकर्षण बल के कारण कम ऊर्जा निकलती है। भाई ऐसा आकर्षण के कारण जो ऊर्जा निकलती है वो कम निकलती है, क्योंकि देखिए समझिए, क्योंकि यह आकर्षण बल जल में उपस्थित मूल हाइड्रोजन बंध की तुलना में क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। क्लियर है, इसीलिए इनकी विलेयता क्या होती है, जल में कम होती है। आगे देखो, अतः हैलो एल्केन की जल में विलेयता नगण्य होती है, अर्थात ये जल में अविलेय होते हैं। आगे देखिए, हैलो एल्केन की प्रवृत्ति कार्बनिक विलायकों में घुलने की होती है। तो इनकी प्रवृत्ति क्या होती है, कार्बनिक विलायकों में घुलने की होती है, क्योंकि हैलो एल्केन तथा विलायक अणु के मध्य बने नए अंतराण्विक आकर्षण बलों की सामर्थ्य लगभग उतनी ही है जितनी कि टूटने वाले अलग अलग हैलो एल्केन तथा विलायक अणुओं के मध्य होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि हैलो एल्केन कार्बनिक विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं लेकिन जल में नहीं घुलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब बात करेंगे रासायनिक गुण के बारे में। देखिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे हैलो एल्केन के रासायनिक गुण के बारे में विचार करेंगे, जिसमें हम इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो हैलो एल्केन होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं। पहली देते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा देते हैं विलोपन अभिक्रिया, तीसरी अभिक्रिया होती है धातुओं के साथ अभिक्रिया, और चौथी अभिक्रिया होती है अपचयन अभिक्रिया। तो देखिए बच्चों, आज हम इन चारों अभिक्रियाओं में से इसकी सबसे मुख्य रासायनिक अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है, और एल्किल हैलाइड की प्रवृत्ति नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देने की होती है। यानी कहने का मतलब है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए एल्किल हैलाइड बहुत ही अधिक क्रियाशील होते हैं। तो आज हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हैलो एल्केन निम्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी है, मैंने बताया अभी आपको। पहली है नाभिक रागी प्रतिस्थापन। देखिए, नाभिक रागी प्रतिस्थापन, जिसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरी अभिक्रियाएं देखिए विलोपन है, तीसरी अभिक्रियाएं धातु के साथ अभिक्रिया, और चौथी अभिक्रिया है अपचयन। ठीक है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। और आज हम लोग नाभिक रागी प्रतिस्थापन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। और देखिए बच्चों, इन अभिक्रियाओं को SN के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन और N का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, यानी इन्हें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये हमें इंग्लिश नेम भी पता होना चाहिए कि इन अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है। तो देखिए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए बच्चों, ये पहली अभिक्रियाएं हैं। जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं उन्हें हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। विलोपन अभिक्रियाओं को इंग्लिश में इलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। इलिमिनेशन, देखिए बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। धातुओं के साथ अभिक्रिया, इसको कहते हैं रिएक्शंस विथ मेटल, मेटल्स के साथ में अभिक्रिया, और अपचयन इसको कहा जाता है रिडक्शन। इसे क्या कहा जाता है, रिडक्शन कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि नाभिक स्नेही के द्वारा क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है। यानी कहने का मतलब है कि एल्किल हैलाइड में क्या होता है, किसी भी आने वाले प्रबल आक्रमणकारी के द्वारा जो हैलोजन है उसका प्रतिस्थापन कर दिया जाता है। और देखिए, जो ये अभिक्रियाएं होती है ये नाभिक स्नेही के द्वारा प्रारंभ होती है, इसलिए इनको नाम दिया गया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों, ये कोई क्या है, एल्किल हैलाइड। ये एल्किल हैलाइड है। हमें पता है कि एल्किल हैलाइड का ये बंध कैसा होता है, ध्रुवीय होता है। इस पे पार्शियली ऋणावेश होता है, इस पे पार्शियली धनावेश होता है। कहने का मतलब है हैलोजन पे पार्शियली ऋणावेश, यानी जिसे बोल सकते हैं आंशिक ऋणावेश होता है, इस पे आंशिक धनावेश होता है। अब क्या होता है, अगर कोई प्रबल नाभिक स्नेही इनके संपर्क में आता है, देखिए बच्चों, प्रबल नाभिक स्नेही इनके संपर्क में आता है तो वो क्या करता है, आक्रमण करता है।
वो यहाँ कार्बन पे आक्रमण करता है और ये जो हैलोजन है, हैलोजन को हैलाइड आयन के रूप में क्या कर देता है, ये प्रतिस्थापित कर देता है। कहने का मतलब है कि आने वाले नाभिक स्नेही के द्वारा जो हैलोजन है उसका प्रतिस्थापन कर दिया जाता है, इसीलिए इनको कहा जाता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और देखिए इस तरीके से, देखिए यहाँ पे R और ये देखिए नाभिक स्नेही यहाँ क्या हो गया, जुड़ गया, और ये जो हैलाइड आयन है, जो हैलोजन है वो हैलाइड आयन के रूप में क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो आज हम इन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में ही यहाँ पे क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो समूह निकलता है उसे अवशिष्ट समूह कहा जाता है। और देखिए नाभिक स्नेही क्या होते हैं ये आपको पता होगा, भाई आपने 11वीं क्लास में इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही के बारे में पढ़ा होगा। मैं एक बार आपको और समझा देती हूँ। नाभिक स्नेही वो स्पीशीज होती है जो नाभिक से स्नेह करती है। अब देखिए नाभिक कैसा होता है, नाभिक धनावेशित होता है। अब जब नाभिक धनावेशित होता है तो धनावेश को कौन स्नेह करेगा, कोई ऋणावेश, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कोई भी ऋणावेशित स्पीशीज या कोई भी ऐसा आयन या ऐसी स्पीशीज या ऐसा अणु जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो नाभिक स्नेही की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे Cn- है, OH- है, ये क्या है, नाभिक स्नेही है। क्लियर है, तो हम इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, देखिए यह हेलो एल्केन की मुख्य अभिक्रिया होती है। देखिए बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि यह हेलो एल्केन की मुख्य अभिक्रियाएं होती है। इसमें आने वाले आक्रमणकारी नाभिक स्नेही के द्वारा दूसरे नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन हो जाता है। यानी एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर देता है। क्लियर है, आगे देखिए, इसमें नाभिक स्नेही हेलो एल्केन के उस कार्बन पर आक्रमण करता है जो sp3 संकृत होता है और जिससे हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है, और निकलने वाले समूह को अवशिष्ट समूह कहते हैं। क्लियर है, आगे देखिए, चूंकि ये अभिक्रियाएं नाभिक स्नेही के द्वारा आरंभ होती है अतः इन्हें नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। देखिए बच्चों ये अभिक्रियाएं नाभिक स्नेही के द्वारा शुरू होती है, इसलिए इनको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और देखिए ये रिएक्शन मैंने अभी आपको समझाइए। देखिए ध्यान दीजिए, ये कोई एल्किल हैलाइड है, ठीक है, कोई आने वाला नाभिक स्नेही है, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही, इसने क्या करा, हैलोजन को हटा दिया और खुद हैलोजन की जगह आके जुड़ गया। क्लियर है, देखिए ये अभिक्रिया। और ये देखिए मैंने अभी आपको समझाया, ये RX है, X की जगह कौन आ गया, NU आ गया। तो ये तो एल्किल हैलाइड है, ये आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है, ये उत्पाद बन गया, और ये निष्कासित होने वाला नाभिक स्नेही है। क्लियर है, चले आगे। तो देखिए बच्चों अब हम लोग हेलो एल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों अब हम मुख्य जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पहली अभिक्रिया देखिए अल्कोहल का संश्लेषण। भाई किस तरीके से एल्किल हैलाइड से अल्कोहल का संश्लेषण किया जाता है। तो देखिए बच्चों यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, ये हमारा एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड से हमें निर्माण करना है अल्कोहल का। किसका निर्माण करना है, अल्कोहल का। यानी हमें कोई ऐसी स्पीशीज लेनी पड़ेगी, ऐसा आक्रमणकारी लेना पड़ेगा जिसमें कि OH समूह हो, यानी कहने का मतलब है जिसमें OH- नाभिक स्नेही क्या हो, उपस्थित हो। तभी तो ये OH- क्या करेगा, X को हटा देगा और खुद इसकी जगह आके जुड़ जाएगा, यानी प्रतिस्थापन कर देगा और अल्कोहल का निर्माण होगा। क्लियर है, तो देखिए अब हम पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से हम हेलो एल्केन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण करेंगे। देखिए बच्चों, हेलो एल्केन की जलीय KOH या NaOH के साथ अभिक्रिया करवाने पर अल्कोहल का निर्माण होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, भाई हेलो एल्केन की अभिक्रिया अगर जलीय KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो अल्कोहल का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया में OH- के द्वारा X- का प्रतिस्थापन हो जाता है, यानी जो OH- आयन है उसके द्वारा जो हैलाइड आयन है यानी हैलोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है। देखिए अभिक्रिया लीजिए, भाई एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया NaOH से करवाई, यह हमें पता है भाई NaOH कैसे टूटता है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, NaOH टूटता है Na तो प्लस का और OH- का,
ठीक है। ऐसे ही KOH टूटता है, K प्लस का OH माइनस का, तो यहाँ पे जो OH माइनस है वो नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा, X की जगह कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। और ये NX क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। तो हमारे किसका निर्माण हो गया, अल्कोहल का निर्माण हो गया। आगे देखिए, ऐसे ही देखिए KOH के साथ अभिक्रिया देखिए, इसमें भी जो OH माइनस है वो X को प्रतिस्थापित कर देगा, लीजिए भाई अल्कोहल बन गया और KX बाहर निकल गया। आया समझ में, बहुत आसान अभिक्रिया है। इससे देखिए क्षारीय जल अपघटन भी कहते हैं भाई। इस अभिक्रिया को और क्या कहा जाता है, क्षारीय जल अपघटन कहा जाता है। क्लियर है, आया समझ में। आगे देखिए, नम Ag2O से क्रिया, यानी नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया करवा रहे हैं। तो देखिए हेलो एल्केन की नम Ag2O से क्रिया करवाने से भी अल्कोहल का निर्माण होता है। तो देखिए बच्चों, मॉइस्चर की प्रेजेंस में हम लोग Ag2O के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो क्या होता है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में जो Ag2O है वो AgOH का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, AgOH का। देखिए समझने की कोशिश करना, जो Ag2 है वो बात कर रहे हैं हम नम Ag2O की, यानी जल की उपस्थिति में, या ये कह सकते हैं मॉइस्चर की उपस्थिति में, तो ये निर्माण करता है AgOH का, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो अभिक्रिया होगी एल्किल हैलाइड की वो इस AgOH के साथ होगी, ठीक है। तो देखिए एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब AgOH के साथ होगी तो देखिए यहाँ पे जो OH माइनस है वो नाभिक स्नेही है, ठीक है, और वो हैलोजन का प्रतिस्थापन कर देगा। लीजिए भाई अल्कोहल का निर्माण हो गया और ये सिल्वर हैलाइड बाहर निकल गया, ठीक है। आया समझ में। तो इस तरीके से हम एल्किल हैलाइड से अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। आगे चलिए, दूसरा देखिए ईथर का निर्माण। हम कैसे ईथर का निर्माण करेंगे, देखिए हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाने पर ईथर बनता है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एल्किल हैलाइड है और हम इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये जो OR माइनस है, OR, ये जो OR माइनस है ये यहाँ पे नाभिक स्नेही की तरह आक्रमण कर रहा है और ये हैलोजन का प्रतिस्थापन कर देगा। तो देखिए क्या बन गया, ROR, यानी ईथर बन गया और NaX क्या हो गया, बाहर निकल गया। ये Na और ये X क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। तो देखिए इसे समझने की कोशिश कीजिए, ये आयोडोएथेन है। क्या ये आयोडोएथेन है, आयोडोएथेन की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं सोडियम एथोक्साइड के साथ में। और देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये Na और ये I बाहर निकल जाएगा, निकल गया, और ये OC2H5, भाई यहाँ पे देखिए OC2H5 ये यहाँ पे नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार कर रहा है, तो ये यहाँ से इस पे आक्रमण करेगा और देखिए क्या बन गया, C2H5 OC2H5। तो हमारे ईथर का निर्माण हो गया। क्या नाम है इस ईथर का, डाईएथिल ईथर। क्लियर है। और देखिए इसे विलियमसन ईथर संश्लेषण भी कहते हैं। भाई इस अभिक्रिया का और नाम क्या है, विलियमसन ईथर संश्लेषण है। और देखिए बच्चों ये अभिक्रियाएं आपको याद करनी है, ये नेम रिएक्शन भी आपसे पूछी जाती है, तो यहाँ पे आपको इनको याद करना ही पड़ेगा। चलें आगे। अब देखिए एमीन का संश्लेषण कैसे करेंगे। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक एमीन का संश्लेषण। देखिए एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाने पर प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। भाई एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, अमोनिया के साथ, जो पुनः एल्किल हैलाइड से क्रिया करके द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन तथा चतुष्क लवण का निर्माण करते हैं। तो देखिए बच्चों एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम किससे करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ में, ठीक है। अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाने पे देखिए क्या होगा, RNH2, ये हमारा प्राथमिक एमीन का निर्माण हो गया और यहाँ पे HX बाहर निकल गया HX बाहर। अब देखिए प्राथमिक एमीन का निर्माण होने के बाद अभिक्रिया रुकती नहीं है, ठीक है। अगर वहाँ पे और एल्किल हैलाइड उपस्थित है तो ये प्राथमिक एमीन दोबारा एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करेगा। लीजिए भाई यहाँ पे क्या बन गया, हमारा द्वितीयक एमीन बन गया। ये हमारा द्वितीयक एमीन है, देखिए सेकेंडरी एमीन है, द्वितीयक एमीन है और HX बाहर निकल गया। अब ये द्वितीयक एमीन बनने पर भी अभिक्रिया नहीं रुकती, अगर वहाँ और एल्किल हैलाइड उपस्थित है ये इससे अभिक्रिया करेगा द्वितीयक एमीन। लीजिए भाई ये हमारा बन गया तृतीयक एमीन। क्या बन गया, तृतीयक एमीन बन गया, HX बाहर निकल गया और तृतीयक एमीन दोबारा एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करके चतुष्क अमोनियम लवण का क्या करता है, निर्माण करता है। यानी कहने का मतलब है कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाने पर हमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क अमोनियम लवण प्राप्त होते हैं। क्लियर है, आया समझ में। चलिए आगे।
चौथा देखिए एल्केन नाइट्राइल का संश्लेषण। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCN से करवाने पर एल्केन नाइट्राइल का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब है एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब हम पोटेशियम साइनाइड के साथ KCN के साथ करवा रहे हैं तो एल्केन नाइट्राइल बनता है। देखिए एल्किल हैलाइड है, KCN के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, लीजिए भाई एल्केन नाइट्राइल बन गया। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए CH3X है, ठीक है। यहाँ पे हैलोजन कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हैलोजन हो सकती है। हम इसकी अभिक्रिया KCN से करवा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे जो CN माइनस है, देखिए बच्चों यहाँ पे KCN में ये टूटता है K प्लस और CN माइनस, तो ये जो CN माइनस है वो यहाँ पे नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार कर रहा है और देखिए वो इसको प्रतिस्थापित कर देगा। ये देखिए CH3CN बन गया और देखिए क्या बाहर निकल गया, KX बाहर निकल गया। क्लियर है, आई अभिक्रिया समझ में आपको। चलिए आगे, एल्किल आइसोसाइनाइड का संश्लेषण। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, हेलो एल्केन की अभिक्रिया जलीय एथेनोलिक AgCN के साथ करवाने पर एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। अब देखिए हम इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं AgCN के साथ, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgCN के साथ करवा रहे हैं सिल्वर साइनाइड के साथ में, और अब हमें क्या प्राप्त होगा, हमें एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। क्लियर है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि भाई जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCN के साथ करवा रहे हैं तब तो प्राप्त हो रहा है RCN, यानी हमें साइनाइड प्राप्त हो रहा है, एल्किल साइनाइड प्राप्त हो रहा है। और जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम AgCN के साथ करवा रहे हैं तब हमें आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। और देखिए इसका कारण क्या है, देखिए इसका कारण है कि जो हमारा KCN है वो होता है आयनिक। KCN कैसा होता है, आयनिक यौगिक होता है, जबकि जो हमारा AgCN है, AgCN होता है सहसंयोजक यौगिक। क्या होता है, सहसंयोजक यौगिक। तो जब KCN के साथ में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पे देखिए CN माइनस, जो CN माइनस है उसमें कार्बन की तरफ से क्या होता है, आक्रमण होता है और निर्माण होता है RCN का। क्लियर है। और जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgCN के साथ करवाते हैं तो देखिए AgCN क्या है, सहसंयोजी यौगिक है और यहाँ पे आक्रमण होता है, ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की तरफ से आक्रमण होता है और निर्माण होता है RNC, यानी निर्माण होता है यहाँ पे एल्किल आइसोसाइनाइड का। क्लियर है। चले आगे, चलिए अब देखिए एल्किल नाइट्राइट का निर्माण। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट या पोटेशियम नाइट्राइट के साथ करवाने पर एल्किल नाइट्राइट बनता है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि भाई जो एल्किल हैलाइड है, जो एल्किल हैलाइड है या हेलो एल्केन है, उसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं सोडियम या पोटेशियम नाइट्राइट के साथ में, और देखिए हमारा क्या बन गया, एल्किल नाइट्राइट बन गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो आक्रमण हो रहा है, यानी यहाँ पे जो प्रतिस्थापन हो रहा है वो यहाँ ऑक्सीजन की तरफ से हो रहा है, यानी यहाँ पे एल्किल समूह से ये जो नाइट्राइट समूह है वो ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ रहा है और एल्किल नाइट्राइट का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। क्लियर है। चले आगे, अब देखिए नाइट्रो एल्केन का संश्लेषण। तो देखिए बच्चों, हेलो एल्केन की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइट के साथ करवाने पर नाइट्रो एल्केन बनती है। अब देखिए यहाँ पे एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अगर हम AgNO2, यानी कहने का मतलब है सिल्वर नाइट्राइट के साथ करवा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे नाइट्रो एल्केन बनती है, यानी एल्किल समूह से जो NO2 समूह जुड़ता है वो नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ता है, यानी यहाँ पे नाइट्रो एल्केन बनती है। तो देखिए बच्चों ये भी चीज़ आपको समझना जरूरी है कि भाई जब KNO2 के साथ यानी सोडियम या पोटेशियम नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब तो एल्किल नाइट्राइट बनता है, लेकिन जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइट के साथ करवाते हैं तो नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। तो देखिए बच्चों ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये पूछी जाती है और इसका कारण भी यही है कि जो हमारा KNO2 है यह आयनिक होता है और AgNO2 कैसा होता है, सहसंयोजी यौगिक होता है। क्लियर है। और देखिए जो अभी हमने CN के बारे में पढ़ा, साइनाइड के बारे में पढ़ा या नाइट्राइट आयन के बारे में पढ़ा, ये आयन कैसे होते हैं, ये उभयदंतिक नाभिक स्नेही होते हैं, जिनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे देखिए बच्चों, समझिए साइनाइड
तथा नाइट्राइट जैसे आयनों में 2 नाभिक स्नेही केंद्र होते हैं। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना कि साइनाइड और जो नाइट्राइट जो अभी हमने पढ़ा है, इन आयनों में क्या होते हैं, 2 नाभिक स्नेही केंद्र होते हैं। इन्हें उभयदंती नाभिक स्नेही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उभयदंती नाभिक स्नेही। और देखिए ये इनकी अनुनादी संरचनाएं। क्लियर है? अब देखिए, जब यहाँ से या आर से जुड़ता है, यानी इधर की तरफ से जब आर से जुड़ाव होता है, तब तो किसका निर्माण होगा? एल्किल साइनाइड का निर्माण होगा। और जब नाइट्रोजन की तरफ से ये जुड़ता है किसी एल्किल समूह से, तो निर्माण होता है एल्किल आइसोसाइनाइड का। कहने का मतलब है कि जब ये इधर से आक्रमण करता है, इधर से प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है, तो RCN ये यौगिक बनता है। जब नाइट्रोजन की तरफ से प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, तो RNC यानी आइसोसाइनाइड बनता है। क्लियर है? तो आगे देखिए, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCN से करवाते हैं, तो यह साइनाइड आयन देता है, क्योंकि यह आयनिक होता है। मैंने आपको समझाया था आयनिक होता है। यह साइनाइड आयन यानी CN- एल्किल हैलाइड में से हैलोजन को विस्थापित कर देता है तथा एल्किल साइनाइड बनता है। चलें आगे। जबकि AgCN सहसंयोजक होता है। मैंने आपको बताया था भाई AgCN सहसंयोजक होता है, अतः जब इसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाते हैं, तो साइनाइड समूह का नाइट्रोजन परमाणु द्वारा X- का प्रतिस्थापन होता है, जिससे आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। ठीक है, आया समझ में? और देखिए बच्चों, ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि भाई एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब KCN से करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, और जब AgCN से करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, और उसका कारण भी दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बनता है? RCN एल्किल साइनाइड, यहाँ बनता है RNC यानी आइसोसाइनाइड। यहाँ साइनाइड बनता है, यहाँ आइसोसाइनाइड बनता है। कारण मैं आपको बता चुकी हूँ, KCN होता है आयनिक, ये होता है सहसंयोजक। ठीक है, चलें आगे। इसी प्रकार देखिए बच्चों, इसी प्रकार नाइट्राइट आयन भी उभयदंती नाभिक स्नेही है। ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ने पर यह एल्किल नाइट्राइट देता है तथा नाइट्रोजन द्वारा जुड़ने पर नाइट्रो एल्केन बनाता है। तो देखिए बच्चों, नाइट्राइट आयन को समझने की कोशिश कीजिए। ये नाइट्राइट आयन है, देखिए बच्चों ये नाइट्राइट आयन है। देखिए नाइट्राइट आयन है, ये नाइट्राइट आयन है। अगर नाइट्रोजन की तरफ से आक्रमण होता है, यानी यहाँ से अगर एल्किल समूह से जुड़ाव होता है, तो निर्माण होगा नाइट्रो एल्केन का, और ऑक्सीजन की तरफ से अगर जुड़ाव होता है तो निर्माण होता है एल्किल नाइट्राइट का। क्लियर है? आया समझ में? चलिए आगे। अब देखिए बच्चों, एस्टर का संश्लेषण। देखिए हेलो एल्केनों की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण से करवाने पर संगत एस्टर का निर्माण होता है। तो देखिए हम जो एल्किल हैलाइड है उनकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से। इसमें क्या होता है? इस पे प्लस और इस पे माइनस, यानी ये स्पीशीज नाभिक स्नेही की तरह क्या करती है? व्यवहार करती है। और देखिए यानी ये हैलोजन का प्रतिस्थापन कर देगी, और देखिए क्या बनेगा? R-COOO और ये R, यानी इस तरीके से एस्टर का क्या होता है? निर्माण होता है। तो देखिए ये एस्टर बन गया और ये AgX बाहर निकल गया। क्लियर है? आया समझ में? तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण पढ़े, और साथ ही साथ हम लोगों ने हैलो एल्केन और हैलो एरीन के भौतिक गुणों पर चर्चा की। अब इससे आगे आने वाले वीडियो में हम लोग नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग SN1 और SN2 अभिक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।